20वीं सेंचुरी के स्टार्ट में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का एस्टैब्लिशमेंट मुसलमानों के राइट्स के लिए ब्रिटिश इंडिया में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था। मॉडल मिंटो रिफॉर्म 1909 में एक अहम मौका था। इसमें सेल्फ गवर्नेंस और मुसलमानों के लिए अलग इंतखाबी हलका इंट्रोड्यूस करवाया गया। मोहम्मद अली जिन्नाह, जो फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे, मुस्लिम लीग में एक अहम लीडर के तौर पर सामने आए। ये क्रूशल मोमेंट्स इंडिया की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में मुल्क के फ्यूचर को शक्ल देने वाले थे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पॉकेट स्कूल उर्दू। हमारा मिशन है कि एआई की मदद से हर बच्चे तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाई जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सबको ये बात जाननी जरूरी है कि इलेक्टोरल हिस्ट्री यानी इंतखाबी तारीख में एक खास दौर था जब ब्रिटिश राज ने सब कॉन्टिनेंट में अपनी हुकूमत कायम की। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के बाद ब्रिटिश राज को इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के तहत तरतीब दिया गया। ये एक कानूनी डॉक्यूमेंट था जिसने अंग्रेज हुकूमत के असूल वाज़े किए और उसे कानूनी हैसियत दी। एक दिलचस्प बात यह है कि ब्रिटिश ने इस दौर में सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल और मिलिट्री रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाएं, यानी मुआशरती, इक्तसादी, तालीमी और फौजी इस्लाहात की। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने एजुकेशन को मॉडर्नाइज करने की कोशिश की और नए स्कूल्स व कॉलेजेस कायम किए ताकि एडवांस थिंकिंग और टेक्निकल स्किल्स को फ़रोग दिया जा सके। उसके अलावा बरतानवी प्रोडक्ट्स यानी मसनूआत के लिए भारत एक बेहतरीन बाजार था, क्योंकि यहाँ ज़्यादा मिकदार में रॉ मटेरियल्स दस्तयाब थे जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को फ्यूल देने में मुआविन साबित हुए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक इक्तसादी तब्दीली थी जिसमें मशीन बेस्ड प्रोडक्शन यानी मशीन के जरिए पैदावार ने मैनुअल लेबर की जगह ले ली। ज़रा तसव्वुर करें कि एक मुनज़्ज़म प्लानिंग के साथ पूरे सब कॉन्टिनेंट में एक वसी ट्रेन नेटवर्क तामीर किया गया जिसे रेलवे भी कहा जाता है। वेरी सून एक मजबूत नेटवर्क ऑफ रेलवेज बना दिया गया ताकि लोगों और माल की ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाए। एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए इरिगेशन कनाल्स भी कंस्ट्रक्ट किए गए। आज हम एक दिलचस्प तारीखी कहानी सुनते हैं जिसमें ज़्यादातर ब्रिटिश फैमिलीज ने इंग्लैंड से इंडिया हिजरत की और इस वाक़े ने एक नया कल्चर मुतारिफ करवाया जहां वाइट साहिब्स और मैम साहिब्स ने इंडियन रॉयल्टी के अंदाज अपनाना शुरू किए। या लोग न सिर्फ ब्रिटिश वैल्यूज से जुड़े रहे बल्कि हिंदुस्तानी शहंशाहों और उनके कोर्ट से भी करीबी ताल्लुकात कायम किए। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन हुआ। यहाँ ब्रिटिश इंग्लिश फैमिलीज, वाइट साहिब्स और मैम साहिब्स अपने असल मानी में इस्तेमाल हो रहे हैं। वाइट साहिब्स वो बरतानवी अफसरान थे जो अपनी सल्तनत के असूलों और तर्ज ज़िंदगी को अपनाते थे, जबकि मैम साहिब उनकी ख़वातीन साथियों के लिए इस्तेमाल होने वाली इस्तिलाह थी। इन फैमिलीज ने इंडियन प्रिंसेस, नोबल्स और लैंड ओनर्स के साथ करीबी ताल्लुकात एस्टैब्लिश किए, यानी उन्होंने हिंदुस्तान के शाहजादों, नोबल फैमिलीज और जायदाद मालकान के साथ दोस्ताना कनेक्शंस कायम किए। उन ताल्लुकात का मकसद सिर्फ समाजी मेल जोल नहीं था बल्कि वो पॉलिसीज पर भी मुशावरत करते जो वो इंडिया में नाफिज करना चाहते थे। ये पॉलिसीज दरहकीकत उनकी हुकूमती और इंतज़ामी हिकमत अमली का हिस्सा थीं, जिनका मकसद हिंदुस्तान में नज़्म ज़ब्त और तरक्की को यकीनी बनाना था। आज हम इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 के बारे में गुफ्तगू करेंगे। ये एक तारीखी कानून था जिसका पस मंज़र वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। इस जंग ने ब्रिटिश हुकूमत को इस बात पर गौर करने पर मजबूर किया कि इन्हें सब कॉन्टिनेंट के आम लोगों की आवाज़ को भी सुनना चाहिए। ब्रिटिश ने महसूस किया कि सिर्फ अपने नज़रियात मुसल्लत करने के बजाय अवाम के ख्यालात को भी शामिल करके रिफॉर्म्स मुतारिफ करने चाहिए ताकि इंडिया को वेस्टर्नाइज किया जा सके। इस कानून के तहत नॉन ऑफिशियल इंडियंस जो वाइसरॉय की नॉमिनेशन के जरिए मुंतखब होते थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किए गए। ताहम वाइसरॉय को मुकम्मल इख्तियार हासिल था कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के जरिए पास किए गए कवानीन को वीटो यानी रोक सके, जबकि नॉमिनेटेड इंडियंस सिर्फ लेजिस्लेटिव मैटर्स पर अपनी राय दे सकते थे, यानी वो फैसले नहीं कर सकते थे बल्कि सिर्फ ओपिनियंस पेश कर सकते थे। हम अब बात करेंगे कि इनहेरिटेंस और टैक्स लॉज में होने वाली तब्दीलियों ने इंडियन लैंड ओनर्स यानी हिंदुस्तानी ज़मीन मालकान की इनकम में इजाफा कैसे किया। इनहेरिटेंस का मतलब विरासत है, यानी वालदैन से बच्चों को जायदाद मुंतकिल होना, जबकि टैक्स लॉज वो उसूल हैं जिनके तहत हुकूमत टैक्स की अदायगी के तरीके तय करती है। बेटर ऑफ इंडियंस यानी वो हिंदुस्तानी जो माली तौर पर मुस्तहकम थे, उन्होंने अपने बच्चों को ब्रिटिश स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में भेजना शुरू किया ताकि वो मॉडर्न एजुकेशन हासिल कर सकें। ब्रिटिश स्कूल्स में तालीम आलमी मयार के मुताबिक जदीद नज़रियात पर मबनी होती है।
ये भी याद रखना जरूरी है कि ब्रिटेन ने अपनी एक्सपेंशन और कॉलोनाइजेशन के लिए इंडिया के नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट यानी बड़ा इन्हसार किया था। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब कुदरती वसाइल जैसे मादनियात और ज़रई पैदावार है, जबकि ह्यूमन रिसोर्सेज अवामी सलाहियतों और मेहनत कश तबके को जाहिर करता है। ये बात काबिल ज़िक्र है कि इंडियन आर्मी, जो ब्रिटेन के लिए एक कीमती रिसोर्स साबित हुई, न सिर्फ मकामी सतह पर बल्कि साउथ अफ्रीका के वॉर्स 1899 टू 1902 में भी ब्रिटेन की माविन रही। अब हम इल्बर्ट बिल के बारे में बात करेंगे, जो 1883 में पेश आने वाला एक तारीखी वाक़या था। उसने कई तालीम याफ्ता इंडियंस में नेशनलिस्टिक जज्बात को मज़ीद तक़वियत दी, यानी उनके दिलों में अपने मुल्क से मोहब्बत और आज़ादी की ख्वाहिश में इजाफा हुआ। लॉर्ड रेपन, जो 1880 से 1884 तक वाइस रॉय रहे, ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में इल्बर्ट बिल मुतारिफ कराया। उनका मकसद था कि इंडियंस को मज़ीद कानूनी हुकूक दिए जाएं, ताकि सीनियर इंडियन मैजिस्ट्रेट्स को ये इख्तियार हासिल हो कि वो ना सिर्फ इंडियंस बल्कि यूरोपियंस पर भी एक जैसे कानूनी फैसले कर सकें। ताहम अफसोस की बात यह है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस बिल को रिजेक्ट कर दिया। क्या ये दिलचस्प नहीं कि हमारे हिस्टोरिकल इवेंट्स में अक्सर ऐसी कानूनी और सियासी जद्दोजहद देखने को मिलती है। इस वाक़े ने सब कॉन्टिनेंट की तारीख में एक नुमायां मोड़ पैदा किया, क्योंकि कानूनी रिफॉर्म्स और पॉलिसी चेंजेस हमेशा अवाम में हौसला और नेशनलिस्टिक जज्बात को फ़रोग़ देते रहे हैं। आज हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के क़याम की कहानी पर बात करेंगे। मार्च 1883 में ब्रिटिश सिविल सर्वेंट ऑक्टेवियन ह्यूम ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स को एक ओपन लेटर लिखा, जिसमें इन्होंने कहा कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो एजुकेटेड इंडियंस को हुकूमत में ज़्यादा किरदार अदा करने में मदद दे। उस ज़माने में बहुत से इंडियंस अपने हुकूक से नावाकिफ थे। इसी सोच के तहत ऑक्टेवियन ह्यूम ने पहला स्टेप उठाया और 20 to 31 दिसंबर 1885 के दौरान बॉम्बे में इस ग्रुप की पहली मीटिंग ऑर्गेनाइज की, जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस के तौर पर सामने आया। इस ऑर्गेनाइजेशन के अव्वलीन और नुमायां अफराद में से एक दादा भाई नौरोजी थे, जिन्होंने 1886 में इसके पहले प्रेसिडेंट का ओहदा संभाला। ये एक हिस्टोरिक अचीवमेंट थी, क्योंकि बाद में दादा भाई नौरोजी पहले इंडियन मेंबर के तौर पे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का हिस्सा बने। ज़रा तसव्वुर करें कि उस वक्त के हालात में एक इंडियन का ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंचना कितना बड़ा कदम था। वक्त गुजरने के साथ कुछ और अहम शख्सियात भी इस मूवमेंट का हिस्सा बने, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। ये तमाम हिस्टोरिकल फिगर्स आज भी हमारे जहनों में जिंदा हैं जब हम फ्रीडम स्ट्रगल को याद करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के दो बुनियादी गोल्स थे। पहला, तमाम इंडियंस में यूनिटी और एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट को फरोग देना, चाहे उनका कास्ट, रिलीजन या प्रोविंस कुछ भी हो। दूसरा, एक क्लियर सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स और मेथड्स वाजे करना, ताकि इंडियन पॉलिटिशियंस मुल्क के बेनिफिट के लिए काम कर सकें। इन गोल से जाहिर होता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन हमेशा इक्वालिटी और प्रोग्रेस के आइडियल्स की हामी रही, मगर वक्त के साथ कांग्रेस के बाज इकदामात बायस नजर आने लगे। इस बायसनेस की वजह से कई मुस्लिम्स ने महसूस किया कि उन्हें अपनी सियासी आवाज़ बुलंद करने के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। इस नतीजे में एक नया चैप्टर शुरू हुआ, जिसका आगाज़ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम से हुआ। आज हम पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 पर बात करेंगे, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तारीख में एक अहम वाक़या था। यह तकसीम 1905 में ब्रिटिश राज के दौरान हुई, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंगाल प्रेसिडेंसी को एक प्रोविंस के तौर पर डिवाइड किया। उस तकसीम में मगरबी हिस्से में अक्सरियत हिंदू और मशरकी हिस्से में ज़्यादातर मुस्लिम आबादी थी। ज़ाहिर ये फैसला सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने के लिए किया गया था, लेकिन दर हकीकत ये एक सियासी हरबा था, जिसे डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटजी कहा जाता है। अब देखते हैं कि इस डिसीजन के मुख्तलिफ असरात क्या थे। इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स ने उस पार्टीशन को एक दुश्मनाना इक़दाम समझा, क्योंकि उनके नज़दीक ये यूनिटी के खिलाफ था और मुल्क में मज़ीद तकसीम का बायस बन सकता था। ऑन दी अदर हैंड, ईस्टर्न बंगाल के मुस्लिम्स ने इस फैसले का वेलकम किया, क्योंकि उससे इन्हें इकनॉमिक ग्रोथ के नए मौके मिले और बिलाखिर एक ऐसा प्रोविंस हासिल हुआ जहां वो अक्सरियत में थे। अब हम हिस्ट्री के एक अहम वाक़ये पर बात करेंगे, जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल। इस पार्टीशन को 1911 में रिवोक कर दिया गया, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ज़ोरदार प्रोटेस्ट किए और हिंदूज इन वेस्टर्न बंगाल ने ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट शुरू कर दिया। इसी तरह इस मास मूवमेंट ने ब्रिटिश हुकूमत पर प्रेशर डाला, जिसकी वजह से उन्हें कुछ डिसीजंस पर दोबारा गौर करने पर मजबूर होना पड़ा।
लेकिन चाहे पार्टीशन रिवोक हो गया, उसके असरात पूरे सब कॉन्टिनेंट पर महसूस किए गए, खास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी में। इन्हें लगता था कि उनके पॉलिटिकल राइट्स को सप्रेस यानी दबाया जा रहा है। अब हम फॉर्मेशन ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में बात करेंगे, जो एक अहम तारीखी वाकया है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एक सियासी तंजीम थी जिसकी बुनियाद 30 दिसंबर 1906 को ढाका में रखी गई। उस वक्त माशरे में सियासी शऊर बेदार हो रहा था और जमाती इत्तेहाद की ज़रूरत वाज़ेह तौर पर महसूस की जा रही थी। उसी तंजीम की क़यादत के बारे में एक और दिलचस्प हकीकत यह है कि नवाब सैयद शमसुल हुदा पहले प्रेसिडेंट के तौर पर 1910 में मुंतखब हुए थे। उसके अलावा आगा खान III सर सुल्तान मोहम्मद शाह, जो उस तंजीम के पहले ऑनररी प्रेसिडेंट थे, ने उसकी फाउंडिंग में की किरदार अदा किया। वो हमेशा एजुकेशन पर जोर देते रहे, बिल्कुल वैसे ही जैसे सर सैयद अहमद खान ने किया था। सर सैयद अहमद खान एक नामवर माहिर तालीम और समाजी मुफक्किर थे, जिन्होंने मुआशरती तरक्की के लिए तालीम को बुनियादी सतून करार दिया। 1905 में बंगाल की पार्टीशन ने मुस्लिम और हिंदू कम्युनिटीज के दरमियान डिविजन्स पैदा कर दी थी। आगा खान सोम ने लॉर्ड मॉर्ले से एक वफ्द की क़यादत की। लॉर्ड मॉर्ले बरतानवी हुकूमत में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। ये वफ्द ने मुसलमानों के लिए अलग इंतखाबी हलकों का मुतालबा करने के लिए भेजा गया था। इस मीटिंग में उन्होंने मुतालबा किया कि लोकल काउंसिल्स के लिए सेपरेट इलेक्शंस रखे जाएं, एक मखसूस स्ट्रक्चर के तहत, जहां हिंदूज और मुस्लिम्स के लिए अलग अलग सीट्स हों। उसके अलावा उन्होंने तजवीज़ दी कि काउंसिल्स में मुस्लिम्स की तादाद हिंदूज से ज़्यादा हो, क्योंकि ये एक फेयर मुतालबा था। उसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी में मुस्लिम्स की तादाद हिंदू से ज़्यादा थी और मुसलमानों के पास लैंड प्रॉपर्टी भी ज़्यादा थी। लॉर्ड मॉर्ले ने इन तमाम रिक्वेस्ट को तस्लीम किया और उनकी बात मान ली। मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स 1909 के मौजू पर गुफ्तगू करते हैं। जब अर्ल ऑफ मिंटो ने 1906 में वाइसरॉय का ओहदा संभाला, तो सबसे पहले उन्होंने पूरे सब कॉन्टिनेंट में बढ़ते हुए अनरेस्ट को हैंडल करने का फैसला किया, खास तौर पर बंगाल में। अर्ल ऑफ मिंटो एक आला ओहदे पर फाइज हिस्टोरिकल शख्सियत थे, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के नुमाइंदे की हैसियत से काम किया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो लंदन में कायम था, ने महसूस किया कि इंडिया में सिचुएशन इतनी सीरियस हो चुकी है कि वो क्राइसिस की शक्ल इख्तियार कर गई है। यानी हालात इस हद तक खराब हो चुके थे कि उन्हें मजीद इग्नोर करना मुमकिन नहीं था। इमेजिन करें कि आपके क्लासरूम में अचानक शदीद डिसऑर्डर पैदा हो जाए और टीचर को फौरी इंटरवीन करनी पड़े ताकि सिचुएशन को कंट्रोल में लाया जा सके। हम एक अहम तारीखी तब्दीली पर बात कर रहे हैं, जहां मिंटो ने बिल आखिर इस बात से इत्तफाक किया कि इंडियंस को अपनी हुक्मरानी में ज़्यादा इख्तियार मिलना चाहिए। ये तब्दीलियां हमें इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1999 की सूरत में नजर आईं, जिसे मिंटो मोर्ली रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। इसी तरह इन रिफॉर्म्स के जरिए लॉ मेकिंग काउंसिल्स में इंडियंस की तादाद तकरीबन 60% तक बढ़ा दी गई। ये काउंसिल्स वो इदारे थे जहां कवानीन बनाए जाते थे, लेकिन उनका दायरा कार सिर्फ लोकल मैटर्स यानी मकामी मसाइल तक महदूद था। एक और अहम नुक्ता यह है कि वाइस रॉय यानी शाही नुमाइंदा अपने मुंतखब करदा अफराद को अपॉइंट करता था और उन्हीं के पास अहम फैसलों का फाइनल से होता था। अब एक और पहलू भी बहुत काबिल गौर है। इस रिफॉर्म ने मार्क्ड सेपरेट कंस्टिट्यूएंसीज फॉर मुस्लिम्स की बुनियाद रखी, यानी ऐसी मखसूस नशिस्तें जहां सिर्फ मुस्लिम्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट कर सकते थे। ये तकसीम, जिसे ऑफिशियल सेपरेशन कहा गया, मुस्तकबिल में पूरे सब कॉन्टिनेंट यानी भारत और उसके आसपास के इलाकों पर गहरा असर डालने वाली थी, क्योंकि उसने मुस्लिम कम्युनिटी को एक अलग सियासी हैसियत दे दी। मोहम्मद अली जिनाह एक मारूफ शख्सियत हैं, जिनका ख़ानदान मर्चेंट यानी ताजर था और उनका कारोबार कराची और मुंबई में वसी पैमाने पर फैला हुआ था। मोहम्मद अली जिनाह ने अपनी इब्तदाई तालीम कराची के सिंध मदरसा तुल इस्लाम स्कूल से हासिल की, जो एक हिस्टोरिकल और एजुकेशनल लैंडमार्क समझा जाता है। इसके बाद इन्होंने लिंकन्स इन इंग्लैंड में लॉ यानी कानून की तालीम हासिल की। लिंकन्स इन एक मशहूर लीगल इंस्टीट्यूशन है, जहां से कई बैनुल अक़वामी सतह पर मारूफ लॉयर्स ने तरबियत हासिल की है। वतन वापसी के बाद उन्होंने मुंबई में प्रैक्टिसिंग लॉ यानी वकालत का आगाज किया, जिसके जरिए उन्होंने अपनी लीगल एक्सपर्टीज को अमली जिंदगी में इस्तेमाल किया।
जिन्ना ने सब कॉन्टिनेंट की सियासत में कदम रखते हुए 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की रुकनीत हासिल की। उन्होंने ये मुशाहिदा किया कि किस तरह कोई शख्स टू एट द सेम टाइम यानी बैक वक्त दो मुख्तलिफ सियासी तंजीमों का हिस्सा बन सकता है। उन्हें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मेंबरान ने मनाया और 1913 में उन्होंने इस जमात में भी शमूलियत इख्तियार कर ली, ताहम वो साथ ही इंडियन नेशनल कांग्रेस के रुकन भी रहे। जिन्ना ने हिंदू मुस्लिम अलायंस कायम करने की कोशिश की ताकि हिंदूज और मुस्लिम्स मिलकर ब्रिटिश रूल से आज़ादी के लिए आवाज़ उठा सकें। उनकी मेहनत और विजन की बदौलत 1915 के दिसंबर में बॉम्बे में मुस्लिम लीग और कांग्रेस की एनुअल मीटिंग्स एक ही प्लेटफॉर्म पर हेल्ड हुई। ये पहला मौका था जब दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स एक साथ आए, जिससे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट की नई राहें खुल ली। 1916 में उनकी क़ियादत और जिद्दोजहद को तस्लीम करते हुए उन्हें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट मुंतखब किया गया। अब हम लखनऊ पैक्ट के बारे में बात करेंगे जो 1916 में हुआ था। इस मुआहदे में कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लीडर्स ने ब्रिटिश गवर्नमेंट पर यह दबाव डालने पर इत्तफाक किया कि वो इंडियंस को अपने मुल्क के इंतजामात में ज्यादा हिस्सा लेने की इजाजत दे। जरा सोचें, जब दो मुख्तलिफ ग्रुप्स जैसे कि हिंदूज और मुस्लिम्स एक कॉमन मकसद के लिए मिलकर काम करें तो ये कितनी ताकतवर बात होती है। इस मुआहदे ने साबित किया कि इख्तलाफात के बावजूद कॉमन मफादात के लिए इत्तहाद मुमकिन है। द लखनऊ पैक्ट न सिर्फ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रखता है, बल्कि ये हमें यह भी सिखाता है कि मिलजुल कर काम करने से बड़े मसाइल का हल निकाला जा सकता है। अब हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स पर बात करेंगे जो 1918 में मुतारिफ करवाए गए और बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की बुनियाद बने। ये रिफॉर्म्स हुकूमत के एक नए स्टाइल को मुतारिफ कराते हैं। डायरची यानी दो हुक्मरानों के दरमियान इख्तियारात की तकसीम का निज़ाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट में मुतारिफ हुआ, जिसके तहत लेजिस्लेचर में बाई कैमरल स्ट्रक्चर यानी दो ऐवानों का निज़ाम शामिल किया गया। उसे यूं समझें जैसे घर में वालिद और वालिदा दोनों फैसले करते हैं, लेकिन यहां मामला कानूनी इख्तियारात का है। दिलचस्प बात यह है कि अगरचे लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपेंशन दी गई, लेकिन गवर्नर जनरल के पास तमाम फैसलों का बुनियादी इंतजामी इख्तियार बरकरार रहा। उस वक्त इंडियंस को महसूस हुआ कि वर्ल्ड वॉर वन में अपनी सर्विसेज देने के बाद वो मजीद कंसेशंस यानी खसूसी रियायतों के मुस्तहिक हैं। अब हम रूल आउट एक्ट 1919 पर बात करेंगे, जिसने इंडिया में अनरेस्ट को मजीद बढ़ा दिया। ये एक्ट 1919 में ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, जिसके तहत वाइसरॉय को इमरजेंसी पावर्स दिए गए। ये वही पावर्स थीं जो पहले वर्ल्ड वॉर वन के दौरान इस्तेमाल हो चुकी थीं। अब जरा गौर करें, क्या आपको लगता है कि ऐसी पावर्स देना मुनासिब था? ये एक्ट सिविल लिबर्टीज को महदूद करता था और बगैर ट्रायल के इंडेफिनिट डिटेंशन की इजाजत देता था, यानी लोगों को बगैर किसी पेशगी इतला और अदालत में मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। ये एक्ट ब्रिटिश हुक्मरानों की जानिब से एक अनफेयर इक़दाम समझा गया, जिसने इंडियंस में बढ़ती हुई नाराजगी को मजीद भड़का दिया। इसके नतीजे में कई प्रोटेस्ट्स सामने आए, जहां अवाम ने सेल्फ गवर्नेंस यानी खुद मुख्तारी के हक में अपनी आवाज बुलंद की। अब हम जलियांवाला बाग के वाक़े पर बात करेंगे, जो तारीख का एक निहायत अहम लम्हा था। इस वाक़े के नतीजे में कई बड़े इंडियन लीडर्स को अरेस्ट और बैनिशमेंट का सामना करना पड़ा, और उसकी बुनियादी वजह रॉलट एक्ट था। ये एक्ट एक ऐसा कानूनी इक़दाम था जिसके तहत हुकूमत को बगैर मुकदमा चलाए बाज़ अफराद को हिरासत में लेने का इख्तियार हासिल था। ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे किसी को सज़ा दिए बगैर कैद कर लिया जाए, जो कि सरासर गैर मुनसिफाना था। ये वाक़या ख़ास तौर पर पंजाब में वायलेंट प्रोटेस्ट के आगाज़ का सबब बना। अमृतसर में होने वाले इन अहतजाजों के दौरान 4 यूरोपियंस हलाक हुए और एक खातून मिशनरी शदीद जख्मी हुई। मिशनरी यानी यह एक ऐसे शख्स को जाहिर करता है जो अमूमन मुख्तलिफ इलाकों या ममालिक में मजहबी अकायद फैलाता है। आखिरकार ब्रिटिश हुकूमत ने सिचुएशन को अंडर कंट्रोल लाने के लिए पब्लिक गैदरिंग्स पर बैन लगा दिया। 13 अप्रैल 1919 को तकरीबन 10,000 लोग जलियांवाला बाग में जमा हुए, जो एक गार्डन है जिसके चारों तरफ दीवारें हैं और सिर्फ एक एग्जिट गेट मौजूद है। ये जगह हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखती है क्योंकि यहाँ कई अहम एहतजाज और पब्लिक गैदरिंग्स मुनक़िद हुए थे। हम जानना चाहते हैं कि उनमें से कितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द बैन ऑन पब्लिक गैदरिंग्स और कितने सिख कम्युनिटी के स्प्रिंग फेस्टिवल की सेलिब्रेशन में शरीक थे। गवर्नर जनरल ऑफ द पंजाब ने ब्रिगेडियर जनरल रेजिनल्ड डायर को भेजा
ताकि वो इस हुजूम से निमट सकें जो पाबंदी को नजरअंदाज कर रहा था। उसने अपने सोल्जर्स को हुक्म दिया कि गार्डन का एक ही रास्ता बंद कर दिया जाए और लोगों पर ओपन फायर की जाए, जिसके नतीजे में सैकड़ों अनआर्म्ड मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन कत्ल हो गए और हजारों जख्मी हो गए, जिसका मतलब था कि हुकूमत ने कंट्रोल बरकरार रखने के लिए फौजी कवानीन लागू कर दिए। शूटिंग के बाद पंजाब में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। ब्रिटिश हुकूमत ने इस वाक़े के बाद ऐसी पनिशमेंट्स नाफिज की जो इंतहाई ह्यूमिलिएटिंग थीं, जिनमें पब्लिक बीटिंग्स शामिल थीं और लोगों को मजबूर किया गया कि वो क्रॉल करें, जैसे कि उन्होंने मिशनरी के पास होने वाली मार की मिसाल देना चाही हो। इस वाक़े को समझते हुए हम देखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से रेजिनाल्ड डायर पर तनकीद इसीलिए हुई क्योंकि बहुत से लोगों ने उनके इक़दामात को गलत समझा। मिसाल के तौर पर सर विंस्टन चर्चिल समेत दीगर ब्रिटिश लीडर्स ने भी डायर की एक्शंस पर क्वेश्चंस उठाए, जबकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र पेश किया। ये जुडिशल कंट्रोवर्सी हमें यह बताती है कि बाज़ औक़ात एक ही वाक़े पर मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ रद्द-अमल होते हैं। हमारी गुफ्तगू में बरतानवी राज के दौरान भारत में कानूनी, मुआशरती, इक्तसादी और एजुकेशन रिफॉर्म्स के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात की गई। इस दौरान ब्रिटिश राज ने 1857 की जंग अजीम के बाद इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के जरिए अपने उसूल वाज़े किए। रिफॉर्म्स में मॉडर्न एजुकेशन, न्यू स्कूल्स और कॉलेजेस का क़याम, एक्सटेंसिव रेलवे नेटवर्क की तामीर और इरिगेशन कनाल से एग्रीकल्चर में बेहतरी शामिल थी। इसके अलावा ब्रिटिश ने इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को फ़रोग देने के लिए भरपूर इक़दामात किए। तारीखी वाक़यात जैसे वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861, इल्बर्ट बिल और पार्टीशन ऑफ बंगाल का जिक्र भी हुआ, जिसने दौलत, कानूनी फ्रेमवर्क और कल्चरल चेंजेस में नुमायां किरदार अदा किया। उसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम से सियासी जद्दोजहद और यूनिटी के कंसेप्ट्स को उजागर किया गया। आइए अब एक ओवरव्यू करते हैं। 1857 बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तान का इक़्तिदार संभाल लिया। 1883 बरतानवी पार्लियामेंट ने एल्बर्ट बिल को मुस्तरद कर दिया। 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला इजलास मुनक़िद हुआ। 1886 पहली ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुई। 1905 बंगाल की तकसीम हुई। 1906 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कायम हुई। 1909 इंडियन कौंसल्स एक्ट के तहत मिंटो मोरले रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराए गए। 1913 मोहम्मद अली जिन्नाह ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शामिल हुए। 1916 लखनऊ मुआहिदा तय पाया। 1918 मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स मुतारिफ करवाए गए। 1990 रॉलेट एक्ट पास हुआ और जलियांवाला बाग में मैसेकर यानी कत्ल-ए-आम हुआ। क्वेश्चन नंबर 1, कॉलोनियल इंडिया में कौन सी रिफॉर्म्स ने ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर बनाया? उसका जवाब है ऑप्शन ए, रेल कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा कानून हिंदुस्तानियों को लिमिटेड इन्फ्लुएंस के साथ लेजिस्लेटिव काउंसिलों में शामिल करता था? उसका जवाब है ऑप्शन सी, इंडियन काउंसिल्स एक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों में की रोल किसने अदा किया? इसका जवाब है ऑप्शन डी, मोहम्मद अली जिन्नाह। अगर आपके करीब कोई स्कूल नहीं है या जो पढ़ते हैं वो मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आता या किसी वजह से क्लासेस मिस हो रही हैं, तो पॉकेट स्कूल उर्दू आपके लिए है। हमारे साथ सीखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियोस शेयर करें ताकि हर बच्चे तक तालीम पहुंच सके और कोई भी बच्चा तालीम से महरूम न रहे। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे चैनल पॉकेट स्कूल उर्दू को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई आने वाली वीडियो से अपडेटेड रह सकें। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।